थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा। ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चों। पिछले वीडियो लेक्चर में इनकम टैक्स के मैंने आपसे 62 तक एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ऐसे ही बोलते हैं ना सभी, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई भी अपडेट हो वो मिल सके। ये आपके बेनिफिट के लिए, आपके फ़ायदे के लिए है। और पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपसे डिस्कस किया था कुछ एक अनाउंसमेंट कि बीकॉम, बहुत से बच्चों के कॉल्स आ रही हैं बीकॉम के लिए। बेटा जो है बीकॉम, बीबीए, बीकॉम ऑनर्स, इनके मैं ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। इनके ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट ने अलो कर दिया है फुली वैक्सीनेटेड जो स्टूडेंट्स होंगे और हायर एजुकेशन के लिए कि दे आर अलाउड। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, वो स्टूडेंट्स जो 11th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं कॉमर्स के, दोज हु वांट टू टेक, जो पढ़ना चाहते हैं तो बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो उनके लिए बेटा क्या है कि मेरे ऑनलाइन ग्रुप्स अभी चल रहे हैं और बहुत जल्द मैं ऑफलाइन, जैसे गवर्नमेंट अलो करेगी तो ऑफलाइन भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स होंगे दे विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑफलाइन, अगर वो ऑफलाइन में आना चाहते हैं। अगर ऑनलाइन में ही रहना चाहते हैं तो दे कैन कंटिन्यू देयर। और फीस में बेटा 40% तक की स्कॉलरशिप जो इस समय ऑफर हो रही है, कोई भी स्टूडेंट अगर अभी ज्वाइन करता है तो उनके लिए 40% तक की स्कॉलरशिप इस समय 11th एंड 12th स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। तो अब स्टार्ट करते हैं मेन क्वेश्चन नंबर 63 में क्या आ जाएगा? अ पर्किसाइट की शॉर्ट फॉर्म बन जाती है पर्क। और पर्क क्या होती है? पर्क का मतलब क्या आ जाएगा? कोई भी बेनिफिट एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को अपार्ट फ्रॉम कैश, सैलरी के अलावा कोई भी जो उसकी पोजीशन के साथ, जो उसके स्टेटस के साथ जो भी उसको बेनिफिट्स दिए जाएंगे उसे हम पर्किसाइट्स कहते हैं। तो ये कैश फॉर्म में नहीं होगा। अब जैसे आ जाता है कि किसी, अगर कोई पर्सन जो गेस्टेड ऑफिसर बन गया तो उनको रहने के लिए क्वार्टर्स मिलेंगे, उनको ऑफिशियल वर्क के लिए गाड़ी मिलेगी और कई सहूलतें मिलेंगी। तो ये सब क्या चीज़ें हैं? ये सब पर्क्स हैं, इन्हें हम पर्किसाइट्स कहते हैं और शॉर्ट में पर्क। अ पर्क इज, जो इसमें आ जाएगा कैश पेड बाय द एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉय, इट इज नॉट द कैश, इट इज अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय एंड इट इज एज पर द स्टेटस। जैसे जैसे स्टेटस बढ़ता जाता है उनको कुछ सहूलतें, कुछ बेनिफिट्स मिलेंगी जिन्हें हम पर्क्स कहते हैं, पर्किसाइट्स कहते हैं। पर्किसाइट्स या पर्क्स टू एम्प्लॉयज आर कवर्ड इन द आईटी एक्ट 1961 अंडर कौन सी सेक्शन होगी? इट इज सेक्शन 17B, 17 सबसेक्शन B। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 65, द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन्स। एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को इंटरेस्ट फ्री या कंसेशन पर लोन दिया जाता है और इसकी जो टैक्सेबिलिटी जो डिटरमाइन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ लेंडिंग रेट्स ऑफ डैश फॉर द सेम पर्पस। इसके लिए जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो लेंडिंग रेट है उसको हम बेस मानते हैं। अगर स्टेट बैंक का लेंडिंग रेट है सेम पर्पस के लिए 12% पर एनम, और अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 10% पर एनम के हिसाब से लोन देता है तो दैट मीन्स एम्प्लॉय को 2% पर एनम का बेनिफिट हो रहा है। तो टैक्सेबल अमाउंट जो लोन एडवांस किया है उसका 2% दैट विल बी द टैक्सेबल अमाउंट। तो किसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा? जो लैंडिंग रेट है एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का।
अगर एम्प्लॉयर ने मोर देन 12% के हिसाब से लोन दे दिया, लेट इट बी 13% पर एनम के हिसाब से एम्प्लॉय को लोन दे दिया, इन दिस केस एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट नहीं हुआ, तो इन दिस केस टैक्सेबल वैल्यू विल बी निल, तो टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 66, an employee is deemed as specified employee if he is, तो specified employee कौन होगा? if he is a director in the company, तीन कंडीशंस होती है, उनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, then he is a specified employee। तो पहली कंडीशन क्या आ जाएगी? he should be the director of the company or he has substantial interest in the affairs of the company। the substantial interest in the affairs of the company means 20% या उससे ज़्यादा के वोटिंग राइट्स अगर उसके पास होंगे, देन अगेन ही इज ए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, और हिज मॉनेटरी सैलरी इनकम या चार्जेबल सैलरी इनकम या मॉनेटरी सैलरी इनकम इट एक्सीड्स 50,000 पर एनम। अगर उसकी मॉनेटरी सैलरी इनकम पर एनम एक साल के लिए 50,000 से अगर ज़्यादा है, देन ही इज अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होते हैं और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री कंसेशनल रेंट फ्री एकोमोडेशन। मैंने आप लोगों से पहले डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि कई बार एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को रहने के लिए क्वार्टर्स दिए जाते हैं और एट ए वेरी सब्सिडाइज प्राइस, एट ए वेरी सब्सिडाइज रेट, तो उन्हें बोलते हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन। अगर आप देखेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से कई क्वार्टर्स जब उनका जो ऑफिस मूव होता है या फिर उनकी ट्रांसफ़र होती है, तो गवर्नमेंट के द्वारा उनको कुछ क्वार्टर्स, गवर्नमेंट के द्वारा भी हो सकता है और जो प्राइवेट में भी हो सकता है। तो फ्री एकोमोडेशन अगर आप देखेंगे, बात करते हैं जम्मू की, बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वार्टर्स जब दरबार मूव होता था, अब नहीं है, तो फ्री एकोमोडेशन उनको क्वार्टर्स दिए जाते थे। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो होगा, अभी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वाला केस आ जाएगा, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में जो रेंट फिक्स किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, या जिसे हम लाइसेंस फीस भी कह सकते हैं, फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, इज द टैक्सेबल वैल्यू। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन अ हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर इन केस अ नॉन गवर्नमेंट। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और अगर उसने हाउस ओन किया गया है और उसकी पॉपुलेशन जिस सिटी में वो रहता है, हाउस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और जिस सिटी में रहता है उसकी पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है। इसमें तीन कंडीशंस आ जाती हैं। अगर बच्चों पॉपुलेशन 10 लाख तक है, देन 7.5% सैलरी इज टैक्सेबल। अगर पॉपुलेशन 25 लाख से कम है, देन 10% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल। और अगर ये दूसरी कंडीशन में आ गई 10 लाख से लेकर 25 लाख तक, पहले में आ गया 10 लाख तक, देन 10 लाख से 25 लाख तक, और 25 लाख या उससे ज़्यादा अगर होगा, देन 15% ऑफ। अगर 25 लाख से ज़्यादा है, जिस सिटी में रह रहा है पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है, देन 15% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल। तो हाउस शुड बी ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, देन 15% ऑफ एम्प्लॉय सैलरी, ऑप्शन बी right answer. Next one is question number 69, interest on RPF। RPF की फुल फॉर्म होती है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था 3 प्रकार के प्रोविडेंट फंड होते हैं, और गवर्नमेंट के द्वारा प्रोविडेंट फंड क्यों जो स्टार्ट किया गया था, ताकि सेविंग की हैबिट कल्टिवेट हो सके एम्प्लॉयज में। तो जो RPF इट इज रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, तो RPF में जो एग्जम्प्टेड अमाउंट जितना भी एम्प्लॉयर के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड के लिए, तो उसमें से जो जो हमारे पास जो आ जाएगा, कितना एग्जम्प्ट होगा। क्वेश्चन में क्या आ गया, कितना एग्जम्प्ट होता है, ये इंटरेस्ट है या कंट्रीब्यूशन, ये इंटरेस्ट आ गया। तो अगर इंटरेस्ट जो होगा, जो भी प्रोविडेंट फंड में जो पैसा जो कंट्रीब्यूट किया गया होगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट जो मिलेगा, तो इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट ऑन RPF जो होगा वो 9.5% तक एग्जम्प्ट होता है। ये इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन अभी जब मैं डिस्कस कर रहा था तो ये वाला पॉइंट दिमाग में आ गया था। तो नेक्स्ट पॉइंट आ गया कि एम्प्लॉयर की जो कंट्रीब्यूशन होती है, जो मैंने बीच में बोला होगा शायद,
जो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन होगी आरपीएफ के प्रति, वो कहाँ तक एग्जम्प्ट है? वो बच्चों 12% ऑफ सैलरी तक एग्जम्प्ट होता है। और जो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन या एम्प्लॉय की अपनी कंट्रीब्यूशन होगी, उस पर जब इंटरेस्ट मिलेगा, वो इंटरेस्ट 9.5% तक एग्जम्प्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज चार्जेबल टू टैक्स इन द, जो प्रीवियस ईयर की इनकम होगी वो उससे इमीडिएटली सक्सीडिंग जो असेसमेंट ईयर होगा उसमें टैक्सेबल होती है यूजली। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ए नॉन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो इंटरेस्ट ऑन लोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पे किया गया होगा, और किसको पे किया है? नॉन रेसिडेंट, जो नॉन रेसिडेंट है आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया के बाहर बाहर होगा, तो इट इज नॉट टैक्सेबल, वो टैक्सेबल नहीं होता है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 73, द सैलरी रिम्यूनरेशन और कंपनसेशन रिसीव्ड बाय द पार्टनर, तो इस टैक्सेबल अंडर द हेड, कोई भी पेमेंट किसी भी नाम के अंडर अगर पार्टनर के द्वारा रिसीव की गई होगी तो वो बिजनेस इनकम फ्रॉम बिजनेस हेड के अंडर, बिजनेस एंड प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन के हेड में टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 74, द डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के द्वारा रिसीव की गई होगी, और एम्प्लॉय ऑफ लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी का कोई एम्प्लॉय होगा, पिछले क्वेश्चन में भी पिछले वाले में भी हमने पढ़ा था, इट इज फुली एग्जाम, वो फुली एग्जाम्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, अंडर सेक्शन 15 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, द सैलरी ड्यू इन द प्रीवियस ईयर एंड इवन इफ इट इज नॉट रिसीव्ड, जो सैलरी हमारी ड्यू हो गई है प्रीवियस ईयर में, चाहे हमें रिसीव हुई या नहीं हुई है, ठीक है, वेदर इवन इफ इट इज नॉट रिसीव्ड, हमें अभी सैलरी मिली नहीं है बट ड्यू हो गई है, अभी मेरे को सैलरी मिली नहीं है, सो इट इज टैक्सेबल, वो टैक्सेबल होती है। क्वेश्चन नंबर 76, द असेसी कैन क्लेम रिलीफ अंडर डैश फॉर एरियर्स और एडवांस सैलरी, 89 सबसेक्शन 1 होगा। तो जो एरियर्स ऑफ सैलरी होता है या जो एडवांस जो आ जाएगा, एरियर्स ऑफ सैलरी या एडवांस सैलरी, तो अगर हमें जो एरियर्स से सैलरी हमें पहले नहीं मिली थी, हमें 2 या 3 साल के बाद हमें सैलरी मिली, तो जब हमारी सैलरी ड्यू थी उस समय टैक्स का रेट कम था, आज टैक्स का रेट ज्यादा है, तो कभी ऐसी कभी परिस्थिति होती है तो ही कैन क्लेम रिलीफ अंडर सेक्शन 89 सबसेक्शन 1। तो एडवांस सैलरी के केस में भी दे कैन क्लेम रिलीफ अंडर सेक्शन 89 सबसेक्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट केम इनटू फोर्स इन द ईयर 1972। डिडक्शन, इसमें करेक्शन है, 1,50,000 है, तो डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, जिसे हम जीटीआई कहते हैं, जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम इज अलाउड अंडर सेक्शन 80C, ये सेविंग की सेक्शन है, जो भी हम पैसा जोड़ते हैं सेव करते हैं उसमें हमें कुछ डिडक्शंस मिलती हैं, और वो डिडक्शन अंडर सेक्शन 82, तो अप टू लोअर ऑफ द क्वालिफाइंग अमाउंट और ए मैक्सिमम ऑफ, तो कितनी तक हमें अंडर सेक्शन 80C में जो क्वालिफाइंग अमाउंट होगी या डिडक्शन में मैक्सिमम कितनी मिल सकती है। तो अंडर सेक्शन 80C हम कोई भी सेविंग करते हैं तो अप टिल रुपीज 1,50,000 तक हमें डिडक्शन मिल सकती है अंडर सेक्शन 80C में 1,50,000। क्वेश्चन नंबर 79, प्रॉफिट्स अर्न्ड फ्रॉम एन इलीगल बिजनेस आर, अब इसमें बताइएगा क्या होगा अगर कोई इलीगल बिजनेस है, वहां से कोई प्रॉफिट अर्न किए, तो वो क्या होगा? टैक्सेबल है, टैक्स फ्री है, इग्नोर्ड बाय टैक्स अथॉरिटीज है, ट्रीटेड एज अदर इनकम है। सोच लिया आप लोगों ने? तो इलीगल बिजनेस से भी अगर कोई इनकम होती है, कोई प्रॉफिट अगर कमाया जाता है, इट इज टैक्सेबल। इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि बिजनेस आप चाहे लीगल बिजनेस करें चाहे आप इलीगल बिजनेस करें, अगर आप अपनी इनकम शो करते हैं, कोई पर्सन कहता है कि भाई मेरी गोल्ड स्मगलिंग से इनकम है तो मैं टैक्स पे करना चाहता हूँ, बहुत अच्छे संस्कार हैं उसमें,
तो इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि मोस्ट वेलकम, वो टैक्स ले लेंगे और उसके बाद उसके जाने के बाद जो 100 नंबर पर 100 नंबर पर फोन भी कर देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे भाई इलीगल बिजनेस इनकम है। तो इलीगल बिजनेस इनकम, बट जो बनाया हुआ है कि अगर कोई इलीगल बिजनेस इनकम पर टैक्स देना चाहता है तो प्रोविजन है कि इट इज टैक्सेबल, बट होता नहीं है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 80। 80 में मेडिकल रीइंबर्समेंट इज एग्जम्प्टेड अप टू रुपीज 15,000 इफ ट्रीटमेंट इज डन इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल। अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाया जाता है विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द इनकम टैक्स कमिश्नर, या फिर जिस जो कोई स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल नहीं है, उसके अलावा किसी ऐसे हॉस्पिटल से, प्राइवेट हॉस्पिटल से अगर इलाज करवाया जाता है जो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, जो इस पैनल में नहीं है, तो मेडिकल रिम्बर्समेंट मीन्स एम्प्लॉय ने खर्चा किया, एम्प्लॉयर ने वो खर्चा उसको रिम्बर्समेंट पे कर दिया, तो 15,000 तक हमें एग्जम्पशन मिल सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्टेड, इनमें से कौन सा एग्जम्प्टेड है? तो इट इज फॉरेन अलाउंस, फॉरेन अलाउंस पर टैक्स नहीं लगता। फ्री फूड प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज एग्जम्प्टेड अप टू डैश पर मील, तो जो फ्री फूड जो प्रोवाइड होगा एम्प्लॉयज को, वो एग्जम्प्टेड है अप टू ₹50 पर मील, मैक्सिमम ऑफ 2 मील्स पर डे। तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं।